अभी तक हमने जनरल बातें करी है लिविंग से रिलेटेड, ठीक है। क्या बोल दिया था लास्ट में कि टाइप स्पेसिमेन या फिर हर्बेरियम शीट, जो न्यूली डिस्कवर प्लांट है, जो आपने प्लांट डिस्कवर किया है, उसकी या तो हर्बेरियम शीट तैयार करो, और यदि हर्बेरियम शीट तैयार नहीं हो पाती है तो उसका टाइप स्पेसिमेन तैयार करो। हर्बेरियम शीट अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ये एक हैंडमेड पेपर का बना हुआ पेपर होता है, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक साइज का होता है। स्पेसिफिक साइज का मतलब क्या है कि वही आइडियल साइज हर किसी हर्बेरियम शीट की होनी चाहिए, ठीक है, जिसकी जो चौड़ाई है वो होती है 11.5 इंचेस और लंबाई जो है वो है 16.5 इंचेस। ध्यान रहे ये जो डेटा है वो इंच में है ना। ये करीब 1 फीट जितनी हो गई, बराबर। 1 फीट से थोड़ी सी कम है, कितनी, 7 इंचेस जैसी कम है। ये 1.25 फीट जैसी होनी चाहिए, बराबर। तो इंच में याद रखना है। कई बार क्या होता है डेटा सेंटीमीटर में दे दिया जाता है, तो सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, जो इंच दिए हैं उनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आंसर लाया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई डेटा अब क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, क्योंकि ये जो टेक्सोनॉमिकल एड्स थे वो हट गए हैं, है ना। टेक्सोनॉमिकल एड्स हट गए, लेकिन हर्बेरियम शीट का जिक्र हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि नोमेनक्लेचर में सबसे लास्ट रूल जो आता है वो यही है कि आपको हर्बेरियम शीट तैयार करनी है। जिसकी हर्बेरियम शीट तैयार नहीं हो सकती उसका टाइप स्पेसिमेन आप तैयार करोगे, लेकिन आपको कंपलसरी ये काम करना है। अब सवाल ये आता है कि हर्बेरियम शीट बनाते क्यों हैं, व्हाट विल बी द इंपॉर्टेंस ऑफ हर्बेरियम शीट। तो इसका आंसर क्या है कि हर किसी प्लांट के पास में हम जाके उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी हम देखना चाहते हैं कि वो प्लांट कैसा है, तो वहाँ का बना हुआ हर्बेरियम शीट आप अपने लैब में कहीं रख सकते हो, हर्बेरियम गार्डन में रख सकते हो, पहली बात। दूसरा, हर्बेरियम शीट बनाने का एक मकसद और भी है कि हम जब हर किसी प्लांट की हर्बेरियम शीट बना लेते हैं तो कंप्लीट आइडिया आ जाता है कि इतने ही प्लांट डिस्कवर हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं हुए। अदरवाइज क्या है, मान लीजिए आपने नॉमेनक्लेचर किया और इंडिया में उस प्लांट को किसी और नाम से जाना जा रहा है, वहीं अमेरिका में उस प्लांट को किसी और नाम से जाना जा रहा है, तो थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हो सकती है, पहली बात। और दूसरी, प्लांट एक ही है लेकिन कंसिडर उसको हम कितने कर रहे हैं, 2 डिफरेंट प्लांट। तो ऐसे में प्लांट की जो काउंटिंग है वो एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं आती। तो आप हर्बेरियम शीट यदि तैयार कर लोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि यह प्लांट डिस्कवर हो चुका है और इसके इतने मतलब इस जगह से ये नेटिव है, किसने डिस्कवर किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन उस सीट पे लिखी रहती है, वो मिल जाती है। हर्बेरियम शीट या टाइप स्पेसिमेन किसी का आपने तैयार नहीं किया है तो इस केस में जो नोमेनक्लेचर है वो इनवैलिड माना जाता है। अच्छा, क्या ये कंजर्वेशन मेथड में आ जाएगा, हर्बेरियम गार्डन कंजर्वेशन मेथड में आ जाएगा? तो जी हाँ, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन ये एक्स सी टू कंजर्वेशन है। बट यहाँ पर इसको ट्रू कंजर्वेशन मेथड भी नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि यहाँ पर प्लांट को हम जो रख रहे हैं वो डेड कंडीशन में रख रहे हैं, ना कि जिंदा कंडीशन में, ठीक है। तो ट्रू कंजर्वेटिव मेथड नहीं है। कंजर्वेशन का मतलब तो क्या है, लिविंग को हम कंजर्व कर रहे हैं ताकि उनकी संख्या को बचाया जा सके। तो म्यूजियम और हर्बेरियम गार्डन इसमें से नहीं है, क्योंकि दोनों में ही प्लांट या फिर एनिमल को रखा जा रहा है कहाँ पर, नॉन लिविंग स्टेट में, मतलब मरने के बाद हम उनको प्रिजर्व कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे हम बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में पढ़ेंगे 12th क्लास में ही, सबसे लास्ट पोर्शन, सबसे लास्ट चैप्टर आता है बायोडाइवर्सिटी इन इट्स कंजर्वेशन। वहाँ पर नेशनल पार्क दे रखे हैं, जूलॉजिकल पार्क दे रखे हैं, बॉटनिकल गार्डन दे रखे हैं, है ना। ये सारे के सारे ऐसे कंजर्वेशन मेथड, स्क्रेड ग्रूव्स दे रखे हैं, है ना। ये क्या है, कंजर्वेशन के मेथड है जहाँ पर हम लिविंग कंडीशन में प्लांट ऑब्लिक एनिमल को कंजर्व करते हैं। देन ये ट्रू कंजर्वेशन मेथड नहीं है, हर्बेरियम गार्डन नहीं होगा, क्योंकि हम वहाँ पर इनको किस स्टेट में रखते हैं, मरी हुई अवस्था में। अब जो अगला पोर्शन शुरू होता है दैट इज व्हाट इज लिविंग, है ना, कि लिविंग क्या है। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन थी वो इस बात को लेकर थी कि इतने सारे लिविंग हैं तो हम उनका नाम कैसे देवें, किस तरीके से इस मुहिम पे हम आगे बढ़ें कि हम इस डाइवर्सिटी को पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। तो वहां पर आपको 5 स्टेप आपने बता दिए थे। कौन कौन से बता दिए थे? सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, देन आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, देन आफ्टर नोमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन एंड देन एफिनिटीज, ठीक है। ये 5 स्टेप थे। ये 5 स्टेप पढ़ने के बाद ये तो हमें आइडिया देते हैं कि हम इस ब्रांच को पढ़ेंगे कैसे। अब ब्रांच की शुरुआत होने जा रही है, और ब्रांच की शुरुआत होने से भी पहले हम इस ब्रांच में जिनको पढ़ने वाले हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग हम पढ़ने वाले हैं, वी हैव टू नो अबाउट द लिविंग फर्स्ट, कि लिविंग क्या होते हैं। देन क्वेश्चन क्या आ जाता है, व्हाट इज लिविंग, सजीव कहते किसको है।
तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो दी हुई है व्हाट इज लाइफ को लेकर। क्या दिया है कि लाइफ एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, किसका? मॉलिक्यूल्स का, जो कि एक्सप्रेस करता है केमिकल रिएक्शन के द्वारा, विच लीड्स टू, जिसके द्वारा हो सकती है ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, अडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है। लाइफ क्या है, जीवन किसको कहेंगे आप? तो जीवन एक तरीका है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन है किसका? मॉलिक्यूल्स का। ये मॉलिक्यूल्स आपस में करते हैं रिएक्शंस, और रिएक्शंस करने के कारण यहां पर होती है क्या? ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, रिस्पॉन्सिवनेस मतलब क्या है? किसी चीज को हम रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, अडेप्टेशन, हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो पाते हैं, हम इन द सेंस लिविंग, और रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स कहां पर चल रहे होते हैं? मॉलिक्यूलर लेवल पर, है ना। चेंजेस कहां चल रहे होते हैं? मॉलिक्यूलर लेवल पर। आपने 11th क्लास में पढ़ा है, सॉरी 11th क्लास में तो कहाँ पढ़ा है, 11th क्लास तो हम अब पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो टारगेट बेसिस में हैं, जिन्होंने 12th क्लास कर लिया है, उन्होंने 11th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। मस्कुलर मूवमेंट की बात कर रहे थे आप, मसल्स में मूवमेंट। तो मसल्स में मूवमेंट में भी आपने देखा ना, कैल्शियम आयन का कोई रोल था। फिर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट में कहीं कॉन्ट्रैक्शन था, कहीं रिलैक्सेशन था, है। तो वहां पर कैल्शियम आयन का जो मूवमेंट हुआ, दैट वाज व्हाट? इट वाज मॉलिक्यूलर लेवल पे रिएक्शन, है ना। हर किसी चीज की शुरुआत, आपने कहा सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम गेट चैनल खुल जाता है, इससे इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होता है। कैसे था वो? मॉलिक्यूलर लेवल पे था। लेकिन चेंजेस आपको कहां पर देखने को मिल रहे थे? बाहर कहीं, है ना। हो सकता है उसकी वजह से लोकोमोशन एंड मूवमेंट हुआ, है ना। उसकी वजह से आपका सिर दर्द रुक गया या सिर दर्द करने लग गया। ये सारी की सारी बातें टिकी हुई है किस पे? मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो आपको जो चेंज देखने को मिलेंगे वो कहां पर देखने को मिलेंगे? मॉलिक्यूलर लेवल पे। वहां पर कोई रिएक्शन होगी और उन रिएक्शन की वजह से ही होता है जो आपको बाहर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो भी दिखाई दे रहा है ना, जिन्हें हम लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स मानते हैं, है ना। ग्रोथ को आप लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स मानते हो, लेकिन ग्रोथ की वजह क्या है? ग्रोथ की वजह है मॉलिक्यूलर चेंजेस। ठीक है। ऐसे ही डेवलपमेंट की वजह, रिस्पॉन्सिवनेस की वजह, एडेप्टेशन की वजह, रिप्रोडक्शन की वजह, सब जगह कहीं ना कोई केमिकल जरूर है, मॉलिक्यूल जरूर है। उनके अंदर जो वेरिएशन आते हैं उसी की वजह से आपको लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं। ठीक है। यहाँ पर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पेशलिटी क्या है कि उनमें रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है वो अपने आप हो जाता है, इवॉल्व हो सकते हैं, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने आप को रेगुलेट भी कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग धूप लग रही है, छाया में चले गए, है ना। ठंड फील हो रही है, अपने आप को समेट लिया। ये सारे के सारे प्रोसीजर सेल्फ रेगुलेटिंग है। ठीक है। इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। उनके पास में एक ऐसा इंटरैक्टिव सिस्टम होता है जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को रिस्पॉन्स करे, है ना। रिस्पॉन्ड करते हैं, लाइक टच का रिस्पॉन्स। अब टच भी, गुड टच बैड टच, सब टच तो कांटा भी टच हुआ है और फ्लावर भी टच हुआ है, दोनों के टच में अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्स। कांटा लगा तो दूर भगा, है ना, और फूल लगा तो नजदीक गया, है ना। आपको कोई फूल से टच करे तो क्या करोगे? उसकी तरफ बढ़े चले जाओगे, और कोई कांटा चुभा है तो उससे दूर भागोगे। देन यहाँ पर हर एक स्टिमुलेशन का रिस्पॉन्स भी अलग तरीके का है। देन ये जो रेगुलेटिंग सिस्टम है एक इंटरेक्टिव सिस्टम रखता है, जो कि केपेबल है किसके लिए? रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो भी बाहर से स्टिमुलाई दिया जा रहा होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। ठीक है। अब लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स में इसकी बात करें, दैट मींस द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि एक लिविंग के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। देखो वजह उसकी मॉलिक्यूलर लेवल पे है, लेकिन बाहर जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? आपको ग्रोथ दिखाई दे रहा है, रिप्रोडक्शन दिखाई दे रहा है, मेटाबॉलिज्म दिखाई दे रहा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्सियसनेस। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स माने जाते हैं किसके? लिविंग के। आपने ये, ऐसा नहीं है ये फर्स्ट टाइम हम जान रहे हैं कि लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये बहुत पहले सुना है, 6th स्टैंडर्ड से हम सुनते आए हैं व्हाट इज लिविंग। उसका आंसर हमने यही तो करा है। हमने कहा है ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है, मेटाबॉलिज्म शायद उस टाइम नहीं सुना होगा, है ना। इसके अलावा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जरूर सुन लिया होगा, कॉन्शियसनेस नहीं सुना होगा, रिप्रोडक्शन आपने उस समय सुन लिया होगा। हमें उस समय ये सारे कैरेक्टर सही भी लगते थे, कई एस्पेक्ट पे ये सही लगते भी थे और है भी सही, लेकिन ये 100% राइट हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे जैसे हम हमारा नॉलेज का क्राइटेरिया बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें फीके लगने लगते हैं कि साहब ये जरूरी नहीं है कि ग्रोथ ही लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स हो, कॉन्शियसनेस ही लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स हो। कई एस्पेक्ट में ये रॉन्ग साबित हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जिसकी हम बात कर रहे हैं विच इज द ग्रोथ। ग्रोथ होती क्या है? देखो, इट इज द इंक्रीज, होना क्या है यहाँ पर? बढ़ोतरी होनी है ना। बढ़ोतरी होनी है किसमें? संख्या में, नंबर बढ़ सकता है, मास बढ़ सकता है, किसका? सेल का। मेथड में लिखा है क्यों बढ़ पाता है, इसकी वजह है
सेल डिवीजन। ठीक है, ग्रोथ को एक बहुत छोटे लेवल पे डिफाइन कर दिया गया, क्या बहुत बारीकी से बता दिया गया है कि यह एक तरीका है जिसमें बढ़ोतरी होती है, संख्या में बढ़ोतरी होती है या फिर वजन में, मास में बढ़ोतरी होती है। किसके? सेल। मतलब सेल की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है देन सेल डिवीजन होना चाहिए, सेल के मास में इंक्रीमेंट हो रहा है तो भी वो ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक सेल है, इस सेल में पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियस बन गए और अब साइटोकाइनेसिस भी होने लग गया, साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी होने लग गया, है ना। फिर अगला स्टेप ये आया, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया और साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट हो गया। इस वजह से एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया, है ना। ये क्या होना चाहिए? एक तरीके का सेल डिवीजन है। क्या यहाँ इंडिविजुअल की संख्या बड़ी है? बोलो, यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल बड़े हैं, एक था, एक से 2 हो गए। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़े तो ये सेल डिवीजन है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़े तो ये रिप्रोडक्शन भी है। इसका मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए हम एक बात कहें कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों में हम डिफरेंस नहीं कर पाते। नंबर ऑफ सेल में इंक्रीमेंट क्या होता है? सेल डिवीजन। नंबर ऑफ सेल में इंक्रीमेंट क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल में इंक्रीमेंट क्या होता है? रिप्रोडक्शन। तो वहां पर रिप्रोडक्शन और सेल ग्रोथ उनको हम अलग अलग डिफाइन नहीं कर पाते, है ना। और क्या है ग्रोथ के बारे में? अब यहाँ पर एक बात और आती है कि साहब हमने कह तो दिया कि ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, लेकिन प्लांट की यदि आप बात करोगे तो वहां पर तो उनकी लाइफ स्पेन तक ग्रोथ होती है ना। जब तक प्लांट मरता है तब तक ग्रोथ होती रहती है। लेकिन यदि आप एनिमल की बात करोगे तो वहां पर ग्रोथ जो है वो ओनली अप टू अ सर्टेन एज ही मानी जाती है। इसका मतलब ये है कि जब उसने ग्रोथ करना बंद कर दिया तो क्या वो लिविंग प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। दैट मीन्स हम ग्रोथ को हर मायने में सही कैरेक्टरिस्टिक्स माने ऐसा जरूरी नहीं है। हाउएवर सेल डिवीजन ऑकर्स टू रेप्लिकेट लॉस्ट सेल। हालांकि एनिमल में ऐसा नहीं है कि सेल का डिवीजन नहीं चल रहा हो, वहां पर ग्रोथ आपको फिनोटिपिक एक्सप्रेशन नहीं दिखाई दे रहा है कि ग्रोथ हो रही है। अभी जैसे मैं हूं, मेरे में आपको नहीं लग रहा होगा कि ग्रोथ हो रही है सर, लेकिन मान लीजिए मेरी कई सारी सेल रप्चर होती है, मुझे कहीं चोट लग गई, है ना। वियरिंग टियरिंग तो चलता ही रहता है, कहीं गलती से कहीं टच हो गए, है ना। टच इन द सेंस किसी रफ सरफेस से टच हो गए, मैं कहीं गिर गया, है ना। गिर गया मतलब सड़क पे गिर गया और कहीं नहीं, है ना। तो वहां पर भी मेरे कई सारी सेल रप्चर हो सकते हैं और उन रप्चर्ड सेल को रिकवर करने के लिए मेरे पास सेल का डिवीजन होगा और फिर से मेरे घाव जो बन रहे हैं वो सेल डिवीजन की वजह से बन रहे हैं। आरबीसी हम कह रहे हैं, हर आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज होता है, तो आरबीसी हर दिन कई लाखों आरबीसी मर भी तो रही होगी और वहीं हर दिन कई लाखों आरबीसी मेरे पास पैदा भी हो रही होगी। यस और नो? तो ये सब किसकी वजह से हो रहा होगा? ग्रोथ की वजह से। इसका मतलब ये है कि मेरे में ग्रोथ रुकी नहीं है, लेकिन वो बाहर से दिखाई नहीं दे रही है। यही हुआ, सेल डिवीजन तो चल रहा है। बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड साइज। ज्यादातर केसेस में हम क्या देखते हैं कि इंक्रीमेंट होना है किसमें? मास में और साइज में, उसी को हम कहते हैं ग्रोथ। दस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो। इस वजह से हम ऐसा भी मान सकते हैं कि जो निर्जीव पदार्थ होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं, उनमें भी ग्रोथ होती है। कैसे? सरफेस अकोमोलेशन ऑफ द मटेरियल्स। मटेरियल्स आकर सरफेस पर जमा होते जाए। मान लीजिए ये कोई बेंचेस जिस पे आप बैठे हो, इनको 15 दिन ऐसे ही आप छोड़ के चले जाओ और कोई एक विंडो खुली रह जाए, ऐसे में डस्ट पार्टिकल्स जो है इन पे आके जमा होने लग जाएंगे। दैट इज कॉल्ड अकोमोलेशन ऑफ द मटेरियल। आप माइक्रोस्कोप सॉरी माइनर लेवल पे पहले इस बेंच का वजन कर, जब आप 15 दिन बाद वापस वजन करोगे तो इसके वजन में आपको इंक्रीमेंट लगेगा। क्यों? क्योंकि डस्ट का वेट भी उसमें शामिल होगा। तो क्या अकोमोलेशन ऑफ मटेरियल की वजह से वजन बढ़ा? तो क्या इसको आप ग्रोथ कहेंगे? तो नॉन लिविंग में सरफेस अकोमोलेशन होता है, सरफेस अकोमोलेशन होता है किसका? मटेरियल का। सो ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। इसलिए ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। कैसे? आप देखो ये पर्वत है, यहाँ पर बर्फबारी होती रहती है ना, प्रेसिपिटेशन होता है, बर्फ की वजह से बर्फ जो है वो बढ़ती रहती है, माउंटेन जो है उसकी साइज बढ़ती रहती है। ऐसे रेत का छोटा टीला है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। तो ऐसे केसेस में अभी आप देखोगे क्या कि ग्रोथ तो हो रही है, अकोमोलेशन ऑफ मटेरियल, लेकिन ये वाली जो ग्रोथ है वो कौन सी ग्रोथ होनी चाहिए? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होनी चाहिए, है ना। ये बाहर से होने वाली ग्रोथ है, इसे हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। यदि आप लिविंग प्रॉपर्टी मानना चाहो तो आप क्या कहोगे? तो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, अंदरूनी वृद्धि, है ना। हमारे अंदर क्या होती है? इंट्रिंसिक ग्रोथ। अभी जैसे अपने आप आपकी साइज बढ़ रही है, वो अंदर के सेल डिवीजन की वजह से बढ़ रही है, तो वो ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई गाढ़ा गाढ़ा मतलब रेत मिट्टी ऐसे चौपड़ के आ गया, राइट, और बोला कि मैं देखो मोटा हो गया। यस और नो? आपने कपड़ा लपेट लिया चारों तरफ और बोले हम मोटे हो गए, तो वो ग्रोथ ग्रोथ नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है जिसे आप शामिल नहीं करोगे। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज रिप्रोडक्शन। कि रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग में देखने को मिलता है, ये लिविंग प्रॉपर्टी है। यहाँ पर क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? टू इंक्रीज देयर नंबर ऑफ इंडिविजुअल, है ना, ताकि मेंटेन रहे। रिप्रोडक्शन ऑन सेज,
ये दो वर्ड से मिलकर बना है री प्लस प्रोडक्शन। री का मतलब क्या होता है? अगेन, एंड प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस अगेन, दोबारा उत्पादन करना, यही रिप्रोडक्शन है। इससे होता क्या है, अपना जीनस मेंटेन रहता है, अपना वंश बने रहता है ना, जनरेशन टू जनरेशन हमारी जो अस्तित्व है वो बनी रहती है। अदरवाइज ह्यूमन का लाइफ स्पेन कितना मान रहे हो? मान लीजिए मैक्सिमम 100 ईयर्स ऑफ लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन इज देयर, और आज कोई रिप्रोडक्शन करना बंद कर देवे, सपोज रिप्रोडक्शन फिनोमिना होती ही नहीं, तो क्या होता? ह्यूमन का अस्तित्व तो 100 वर्षों में खत्म हो जाता है ना। हम सोच ही नहीं पाते कि ह्यूमन नाम का कोई अस्तित्व होता ही है ना, ह्यूमन नाम का कोई एनिमल पाया ही जाता है। मान लीजिए आज के दिन नेचर रिप्रोडक्शन फिनोमिना को हटा देती है, तो क्या होगा? ये दुनिया में कोई लिविंग बचेगा ही नहीं। लेकिन एक सर्टेन स्टेज के बाद कई सारे ऑर्गेनिज्म तो ऐसे हैं जो आज के आज ही खत्म हो जाएंगे, जिनका लाइफ स्पेन एक ही दिन का है, वो सब आज के आज खत्म हो जाएंगे। किसी का 2 दिन का है, किसी का 5 दिन का है, किसी का वीक का है, किसी का मंथ का है, किसी का ईयर का है, लेकिन एक दिन सबको खत्म हो ही जाना है। आप कहोगे सर पीपल तो 3000 साल रहता है, 3000 साल बाद खत्म हो जाना है। आज जो पैदा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, है ना। जिसने 1000 साल जी लिया है तो 2000 साल और जिंदा रह जाएगा, फिर मर जाएगा। ह्यूमन जो हमेशा घमंड करता रहता है दैट आई एम समथिंग, आई विल चेंज द वर्ल्ड, आई विल चेंज द वर्ल्ड, मेरे जैसा कोई नहीं है, वो भी साहब 100 साल के बाद वो भी नहीं बचेंगे। आज ही कई तो हजारों तो आज ही चले जाएंगे, है ना, कई लाखों आज चले जाएंगे, लाखों कल जाएंगे, धीरे धीरे तहस नहस सब खत्म। नहीं क्या आज जो पैदा हुआ है ना, वो शायद 100 साल यदि जिंदा रहे तो वो रह सकता है 100वें साल तक, उसके बाद में उसे भी जाना है। यस और नो? तो आपको किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। एक मैसेज भी मिलता है, नेचर सब कुछ है, नेचर के लिए एक हवा का झोंका है, एक चेंजेस है। किसी भी एबिलिटी को हटा देना या उसमें इम्प्लांट कर देना, इम्प्लीमेंट कर देना, नेचर के लिए क्या है? छोटा-सा हवा का झोंका, ठीक है? और फिर हम ये बोलते फिरें दैट आई एम समथिंग, आई एम समथिंग, आई विल चेंज द वर्ल्ड। वी कांट, हम नहीं कर सकते, ठीक है क्या? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजीनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट। मतलब एक ऐसा फीचर जिसके द्वारा अपने प्रोजीनी बनाए बिल्कुल वैसे जैसे कि कैसे थे? पेरेंट्स थे। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? गैमीट बन सकते हैं बट गैमीट आपस में फ्यूज नहीं होंगे, है ना। विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है ना। एनसीईआरटी में मेंशन है 12th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां पर ये चीज मेंशन है दैट प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देन इट इज पॉसिबल, व्हाई? बिकॉज जब तक फ्यूजन ना हो, फ्यूजन मतलब समझ रहे हैं, मेल गैमीट फीमेल गैमीट से ना मिले, तब तक वो असेक्सुअल ही है ना। और गैमीट जब आपस में फ्यूज हो गए तो फिर वो सेक्सुअल है। तो यहाँ पर आप देखो एक सेल दो सेल में डिवाइड होती हुई दिखाई दे रही है, देन इट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर भी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही दिखाई दे रहा है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। ये बात मैं पहले भी बोल चुका है ना कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें हम रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते, दोनों सेम ही फिनोमिना है, क्योंकि वो तो अपनी संख्या भी बढ़ाते हैं कौन से प्रोसेस से? सेल डिवीजन से। तो वहां सेल डिवीजन जो ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा था, वही सेल डिवीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रोडक्शन को, ठीक है। कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन करते भी नहीं है, तो फिर उनको क्या नॉन लिविंग मानेंगे? अरे बोलो, जैसे कि क्या है? म्यूल है। म्यूल किससे बना? डोंकी मेल और हॉर्स फीमेल, इनसे मिलाकर जो बना है ऑर्गेनिज्म, दैट इज म्यूल। ऐसे ही बना हिन्नी, हॉर्स मेल एंड फीमेल डोंकी। हिन्नी इज द रिजल्ट ऑफ द बदले की भावना, यही था ना, बदले की भावना से पैदा हो गई हिन्नी। बदला कैसे भाई? डंकी जब हॉर्स को लेके चला गया तो हॉर्स ने बोला अब मैं तेरे वाली को लेके जाएगा, है ना। तो बदले वाली भावना से हिन्नी पैदा हुआ। देन म्यूल, म्यूल की जगह कहीं हिन्नी भी आ जाए, देन हिन्नी भी क्या होना चाहिए? वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, ठीक है। ऐसे ही वर्कर बीज, हनी बी में 3 तरह की वैरायटी होती है, मेल फीमेल एंड वर्कर, ठीक है। सॉरी, फीमेल 2 तरह की होती है, मेल को ड्रोन कहा जाता है और फीमेल जो है वो 2 तरह की, क्वीन और दूसरे वर्कर। तो यहाँ रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी जो है वो सिर्फ ड्रोन और क्वीन में ही होती है, जो रानी मक्खी होती है उसी में होती है। जो श्रमिक होती है, जो वर्कर होती है, उनका काम सिर्फ बाहर से नेक्टर को सक करके लाना, और जो लावा बढ़ रहे एग को जो नर्समेंट है वो करने का काम होता है वर्कर बी का, है ना। तो वर्कर बी भी रिप्रोडक्शन नहीं करते। इसी तरह हमारे यहाँ पर इनफर्टाइल कपल्स भी मिल जाएंगे आपको, है ना, ताया ताई, चाचा चाची, मामा मामी, जीजा जीजी, फूफा, क्या बोलते, बुआ। कई सारे ऐसे कपल्स आपको मिल जाएंगे जिनमें रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन की तीसरी कैटेगरी जिसे आप कहते हो क्या? इंटरसेक्स, है ना, ट्रांसजेंडर, वहां पर भी रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं होती। तो क्या सच में रिप्रोडक्शन लिविंग का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है? नॉन सॉरी, सारे लिविंग रिप्रोडक्शन करते हैं क्या? नहीं करते, है ना।
Hence, reproduction is not a perfect defining property of living organism. इस वजह से हम living की perfect defining property नहीं मान सकते इसको, reproduction को भी। अगला आ जाता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये एक ऐसा मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हम मान सकते हैं कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म होता क्या है? इट इज द सम टोटल। सम टोटल का मतलब सभी तरह की रिएक्शन, सभी तरह की बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर होती है, लिविंग सिस्टम के अंदर, उन सभी को कंबाइनली हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। then all the biochemical reactions occurring in the inside the body of living system is the metabolism. It is the defining features of a living organism. इसको हम लिविंग का डिफाइनिंग फीचर मान सकते हैं, लेकिन कब? जब वो लिविंग की बॉडी के अंदर चल रहा है। वही मेटाबॉलिज्म यदि इन विट्रो चले, इन विट्रो का मतलब क्या हुआ? कहीं टेस्ट ट्यूब में आप करवा रहे हैं रिएक्शंस, तो वो लिविंग प्रॉपर्टी नहीं है ना? रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस तो हम बॉडी के बाहर भी चला सकते हैं। then metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell free system. सेल फ्री सिस्टम मतलब जहां पर सेल्स नहीं है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, जिन्हें हम इन विट्रो कहते हैं, आर नॉट लिविंग बट आर लिविंग रिएक्शन। मतलब वो लिविंग नहीं है, वहां पे लिविंग शामिल नहीं है, लेकिन वो रिएक्शन किसकी है? लिविंग की है ना? जो लिविंग में अक्सर होती है वो वाली रिएक्शन है, सॉरी माफ करिएगा। अगला जो है वो है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, है ना? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को हम लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स मानते हैं। ऑर्गेनिज्म जो है वो बने होते हैं एक या फिर एक से ज्यादा सेल के। ठीक है, या तो किसी के पास एक सेल होगी, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, है ना? ये सारे के सारे कैसे थे? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे, तो वहां पर एक सेल हो सकती है। या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के पास एक से ज्यादा सेल्स भी हो सकती है, मोर देन वन सेल्स भी हो सकती है। इट इज ऑल्सो द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। आप इसको, है ना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी लिविंग प्रॉपर्टी मान सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग, और ऐसे चार ऑप्शन आ जाए जिसमें ग्रोथ लिख रखा है, जिसमें रिप्रोडक्शन लिख रखा है, जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिख रखा है, तो ऐसे में ऑल ऑफ अबोव लिख रखा है, देन ऑल ऑफ अबोव नहीं करेंगे हम, है ना? क्या करेंगे? उस समय सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम लिविंग का प्रॉपर्टी माने। अब ग्रोथ में भी मान लीजिए मेंशन कर रखा है इंट्रिंसिक ग्रोथ, तो फिर वो इंट्रिंसिक ग्रोथ भी लिविंग का प्रॉपर्टी है, तो वहां पर ऑप्शन डिफरेंट होंगे। और या फिर ऐसा मिल सकता है मेटाबॉलिज्म मिल गया, है ना? या फिर दूसरा ऑप्शन इंट्रिंसिक ग्रोथ मिल गया, फिर तीसरा ऑप्शन आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिल गया, फिर चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ अबोव मिल गया, देन ऑल ऑफ अबोव वहां पर आंसर हो सकता है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डिमांड आपको आंसर कर देना। लास्ट जो फीचर आता है दैट इज कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? यह एक तरीके की एबिलिटी है किसी ऑर्गेनिज्म की, जिससे वो सेंस को फील कर पाए, इन्वायरमेंट के सेंस को फील कर पाए और उसका रिस्पॉन्स कर पाए, जो भी उसे इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई मिला है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करता है, चाहे वो स्टिमुलेशन लाइट की फॉर्म में हो, वाटर की फॉर्म में हो, टेम्परेचर की फॉर्म में हो, या फिर अदर कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो भी उसे स्टिमुलाई कर सकता है। अब देखो यहाँ पर ये प्लांट है, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, ये लाइट की तरफ बेंड हो रहा है, तो यहाँ पर भी सेंस है, स्टिमुलेशन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को रिस्पॉन्ड कर रहा है। आप टच मी नॉट प्लांट को टच कर रहे हो, वो खुद बोल रहा है मुझे टच मत करो, रादर देन इट वी आर टचिंग इट, है ना? इट इज लाइक ना कि कोई बोले नहीं मुझे छोड़ दो, और हम ऐसे ऐसी अच्छी चीज कैसे छोड़ दूं, लाइक तो ये भी बोल रहा है मेरा नाम ही टच मी नॉट है, आप मुझे टच मत करो, रादर देन इट वी आर टचिंग। जैसे हम टच करते हैं वो एकदम सिमट सा जाता है ना? कौन सा पौधा? माई मोसा प्यूडिका, वो याद आ गया क्या? ओके, फिर ऐसे ही देखो ये कौन है? वीनस फ्लाईट्रैप, इंसेक्ट, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इंसेक्ट जैसे जाके टच होता है ये उसको पैक कर लेता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे ये ये हमारे एंसेस्टर्स हैं, इनको तो किसी ने मिरर दिखा दिया है, और वो मिरर देख के परेशान हो रहे हैं कि ये क्या है, इसमें और कौन आ गया मेरे जैसा, राइट? देन दे आर आल्सो रिस्पॉन्डिंग। हो सकता है ये इसको मार भी रहा हो, नहीं? कई बार होता होगा आपके घरों में, जैसे विंडो के पास में कोई बर्ड बर्ड आके, इंसेक्ट, बड़ा कोई इंसेक्ट है वो आके उस पर बार बार टकरा रहा है। चलो अंदर घुस गया तब तो चलो मान लेते हैं बाहर जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मान लीजिए आपके जो विंडो के मिरर है वो रिफ्लेक्टिंग है, मिरर से ज़्यादा अच्छा होगा ग्लासेस, है ना? विंडो जो ग्लासेस है वो रिफ्लेक्टिंग है, दे आर बिहेविंग लाइक मिरर, और बाहर कोई बर्ड है, अब वो देख रहा है और बार बार उससे जाके टकरा रहा है, चोंच मार रहा है, होता है ना ऐसा, कई बार हम ऑब्जर्व भी करते हैं। देन क्या है? वो स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स ही कर रहे हैं, है ना? जिसे हम क्या नाम दे देते हैं? कॉन्शियसनेस। ठीक है, देन ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। हर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने सराउंडिंग के लिए अवेयर होता है। सो इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आपके पास कितने कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए बेटा? 3। कौन कौन से आ गए?
मेटाबॉलिज्म आ गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आ गया और कॉन्शियसनेस आ गया। हालांकि एक बात और भी है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में ही देखने को मिलती है। ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस, है ना। हम में ना सेल्फ कॉन्शियसनेस है, हम अपने आप सारी चीजें कर सकते हैं, है ना। स्टिमुलेशन भी हम दे सकते हैं और हम अपने आप का रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, लाइक हमें किसको डिवाइड करना है ना, किसके बारे में जानना है। हम जिन जिन लोगों को देख रहे हैं, जिन ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, वो कौन से ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो कहीं गलती से हम क्लासिफिकेशन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का ना कर दें। इसलिए चैप्टर का मकसद था कि इनिशियली आपको इंफॉर्मेटिव किया जाए, किससे रिलेटेड, लिविंग से रिलेटेड, ताकि आप क्लासिफिकेशन करो तो किसका करो, सिर्फ लिविंग का। नाउ अब हमें एक बात तो पता चल गई कि लिविंग होता क्या है। जब हमने लिविंग जान लिया तब हमें ये जानना होगा कि आखिर ये लिविंग है कितने तरह के, ठीक है। देन इट विल बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग, ठीक है, जो कि चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम इसको नेक्स्ट टर्न पे देख लेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। तब तक के लिए राधे राधे।